एक ऐसा मुल्क जो आज दुनिया की सुपर पावर होता, लेकिन बदकिस्मती से इसकी कहानी भी हमारे पाकिस्तान से मिलती जुलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिका में मौजूद अर्जेंटीना की। आज से तकरीबन 100 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक था। अर्जेंटीना की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि इसे अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल कंट्री समझा जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना की ज्योग्राफियाई इंपॉर्टेंस थी। अर्जेंटीना और यूरुग्वे के बॉर्डर्स के साथ ये एरिया शायद ही हमारी इस दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ का मौसम और जमीन हर किस्म की एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन है। इसी तरह अर्जेंटीना के नॉर्थ में इसका जबरदस्त रिवर सिस्टम मौजूद है, जहाँ पर पुराना और यूरुग्वे रिवर जैसे बड़े बड़े दरिया हैं, जिनसे न सिर्फ एग्रीकल्चर और पीने के लिए साफ पानी मिलता है, बल्कि अर्जेंटीना इन रिवर से अपने मुल्क के लिए इलेक्ट्रिक पावर भी प्रोड्यूस कर रहा है। और अर्जेंटीना की वेस्टर्न साइड पर एंडीज माउंटेन रेंज है, जो इसे किसी भी मुल्क से नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसके ईस्टर्न साइड पर अटलांटिक ओशन है, जिसके साथ अर्जेंटीना की 5000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन लगती है। इसी कोस्ट लाइन की वजह से अर्जेंटीना दूसरे ममालिक से भी कनेक्टेड है और बॉर्डर के साथ समंदर होने की वजह से यहाँ पर हर साल 8 लाख टन मछली पकड़ी जाती है, जिसमें से ज्यादातर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। दोस्तों, अभी तक तो ये सिर्फ अर्जेंटीना के जियोग्राफिकल एडवांटेजेस थे। वहीं अगर अर्जेंटीना में पाए जाने वाले नेचुरल रिजर्व्स की बात की जाए तो दुनिया के तीसरे बड़े लिथियम, 9वें सबसे बड़े सिल्वर, 17वें सबसे बड़े गोल्ड, 18वें सबसे बड़े नेचुरल गैस, 32वें सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो इतना सब कुछ सिर्फ गॉड गिफ्टेड कंट्री को ही मिल सकता है। इतना कुछ होने के बाद ये तो कंफर्म बात थी कि अर्जेंटीना बहुत जल्द एक वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री बनेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में अर्जेंटीना की जीडीपी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी ज्यादा थी। इस वक्त अमेरिका और अर्जेंटीना को दुनिया की सुपर पावर प्रिडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज 100 साल बाद दुनिया के खतरनाक तरीन क्राइसिस का शिकार है। पिछले 100 सालों में अर्जेंटीना 9 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, और पिछले सिर्फ 50 सालों की इकोनॉमी परफॉर्मेंस में आपको बहुत से इकोनॉमिक बूम्स और क्रैशेस नजर आएंगे। एक दफा फिर ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना फिर बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। हालांकि अगर ग्राफ में देखें तो सिर्फ 2 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। अर्जेंटीना में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक बेसिक सहूलियात भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अर्जेंटीना की करेंसी लगातार डी वैल्यू होती जा रही है। आज की डेट में अर्जेंटीना की करेंसी अपनी 50% वैल्यू खो चुकी है। लोगों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है, और किसी भी प्रोटेस्ट से बचने के लिए अर्जेंटीना ने बहुत ही सख्त पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जेंटीना में फर्टाइल लैंड और नेचुरल रिजर्व्स होने के बावजूद एक वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बनने दिया? तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अर्जेंटीना की कहानी समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, कि जब अर्जेंटीना अपने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा था। 20वीं सदी के शुरू में दुनिया की आबादी बढ़ रही थी और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज फूड शॉर्टेज का शिकार थी। वहीं अर्जेंटीना अपनी फर्टाइल जमीन में एग्रीगेशन करके पूरी दुनिया का फूड सप्लायर बना हुआ था। ये इतना प्रॉफिटेबल काम था कि यूरोप के अमीर तरीन बिजनेसमैन अर्जेंटीना में इन्वेस्टमेंट्स करने लगे, और वो पूरे अर्जेंटीना के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने लगे ताकि उन्हें वहाँ पर भी यूरोप जैसी फैसिलिटीज मिल सके। अर्जेंटीना का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी बूम कर रही थी। अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस आयर्स को साउथ अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। इस वक्त अर्जेंटीना की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स करना ऐसा था जैसे आज क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग अमीर हो रहे थे, इसीलिए हर कोई अर्जेंटीना में पैसा लगाना चाहता था। 1920 तक अर्जेंटीना की इकोनॉमी अमेरिका के बराबर आ चुकी थी। अमेरिका की तरह अर्जेंटीना को भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाने लगा। मगर अमेरिका और अर्जेंटीना में सबसे बड़ा फर्क ये था कि जहां अमेरिका में एग्रीकल्चर लैंड मेरिट पर किसानों में बांटी गई, वहीं अर्जेंटीना में ये सारी जमीन पहले से ही चंद अमीर खानदानों को दे दी गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सारा पैसा चंद लोगों के हाथों में जा रहा था, और क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, जिसकी वजह से ये ना तो कोई इन्वेंशन कर रहे थे और ना ही अपने काम को एक्सपेंड कर रहे थे। वहीं अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना की ये फैमिलीज अपना असर रसूख इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अप्रूव करवा रही थी जिसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता था, जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने बैक फुट कर दिया। और इसका नुकसान ये हुआ कि 1929 में जब द ग्रेट डिप्रेशन आया और ग्लोबल डिमांड गिर गई, तो अर्जेंटीना के पास कोई और सेक्टर था ही नहीं जिसके सहारे वो सर्वाइव कर पाता। और इसके नतीजे में ये हुआ कि चंद महीनों बाद ही अर्जेंटीना दुनिया की सबसे स्टेबल और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से दुनिया की सबसे अनस्टेबल इकोनॉमी बनकर रह गई। अभी अर्जेंटीना की इकोनॉमी द ग्रेट डिप्रेशन के असरात से बाहर आ ही रही थी कि 1944 में जनरल हुआन ने मिलिट्री कू करके हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट हुआन के नजदीक अर्जेंटीना की इकोनॉमी कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो एक्सपोर्ट पर बहुत ही डिपेंडेंट थी और इसकी सारी इकोनॉमी दूसरी कंट्रीज के रहमो करम पर थी। प्रेसिडेंट हुआन ने भी भुट्टो की तरह बहुत
बड़ी गलती की। उन्होंने सारे प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, तमाम एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी गई और ये वो टाइम था कि जब सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी। वहीं अर्जेंटीना दुनिया की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और सारे प्राइवेट सेक्टर्स को नेशनलाइज कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स अर्जेंटीना को छोड़कर जाने लगे। हत्ता के 1955 में प्रेसिडेंट हुआन को भी एक और मिलिट्री कू के जरिए प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया, मगर इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज वैसे की वैसी चलती रही। अर्जेंटीना में इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, तमाम प्राइवेट सेक्टर से वर्कर्स को निकाला जा रहा था और जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री उस वक्त चल रही थी वहां पर लोगों को नौकरियां देने के लिए सीट्स ही मौजूद नहीं थी, क्योंकि सब इन्वेस्टर्स अर्जेंटीना छोड़कर दूसरे कंट्रीज में जा चुके थे और अर्जेंटीना की इकोनॉमी इतना बजट ही नहीं निकाल पा रही थी कि लोगों को बेसिक सहूलियत दी जा सके। और क्योंकि अर्जेंटीना के लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तमाम फैसिलिटीज के आदी हो चुके थे और इसी कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया और दूसरा ज्यादा से ज्यादा करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अर्जेंटीना में जबरदस्त इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया। जाहिर है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उनकी कुछ शराइत होती है, जैसा कि इतने वक्त में लोन की इंस्टॉलमेंट और इतने इंटरेस्ट रेट पर वापस करना होगा। ये लोन वापस करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन तो ये होती है कि वो पब्लिक पर टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट करे और दूसरी ये कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करे। इन दोनों का नुकसान ये होता है कि चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक तरफ अर्जेंटीना लोन और करेंसी प्रिंटिंग के चुंगल में फंसता जा रहा था और दूसरी तरफ भयानक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अपने पीक पर थी। हर कुछ साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी और वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए 1982 में फाल्कलैंड आइलैंड पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। उल्टा अर्जेंटीना ही बैंकक्रप्ट हो गया। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इन्फ्लेशन रेट मजीद ऊपर चला गया और ये सारा सिलसिला 90s के एंड में कहीं जाकर रुका कि जब नई गवर्नमेंट ने अर्जेंटीनियन पैसों का रेट डॉलर के साथ फिक्स कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब अर्जेंटीना अपनी मर्जी से पैसों को प्रिंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने पिछली सारी सिचुएशन से निकलने के लिए एक दफा फिर IMF से हैवी लोन्स लेकर इकोनॉमी चलाना शुरू कर दी। इस गवर्नमेंट ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए जो गवर्नमेंट कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी और जब लोन वापस करने की बारी आती तो अर्जेंटीनियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती और आज तक अर्जेंटीना में ऐसा ही चलता आ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज से कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में चल रहा था। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को ख्वाब दिखाकर गवर्नमेंट में तो आ जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट इनके हवाले की जाती है तो इनके पास एक ही बहाना होता है कि हुकूमत के खजाने में इतने पैसे ही नहीं कि गवर्नमेंट चलाई जा सके। और पाकिस्तान में आने वाली हर गवर्नमेंट का अब ये तकिया कलाम बन चुका है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक और अमेजिंग वीडियो के साथ।